Welcome, dear students. Today we shall talk about the Drude Lorentz theory of metals. It's also called the classical free electron theory of metals. तो इसमें हम देखेंगे कि what are the properties of metals. उन properties को explain करने के लिए Drude Lorentz theory was put forth. तो फिर हम देखेंगे कि हाउ दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड ये कहाँ कहाँ फेल हुई. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज द पीरियोडिक टेबल. तो इसमें आप देखते हैं कि अभी तक 118 नोन एलिमेंट्स हैं, जिनमें से अक्सर नेचुरली ऑकरिंग है और थोड़े बहुत उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है. तो इसमें अगर आप देखें कि दिस पोर्शन दे आर मेटल्स. जो पहला ग्रुप है दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसी तरह ये वाला दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स. दिस lanthanide series or actinide series, they are also metals. So this portion is also metals. अब जो बाकी रह जाता है उसमें से भी बहुत सारे metals हैं, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और ये सारे like this. तो ये सारे भी metals हैं. तो out of 118 में से 92 तो बिल्कुल ये पक्की बात है कि दे आर मेटल्स, लेकिन कहते हैं कि 92 से 95 तक हैं, बिकॉज कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पेरिफेरी पे रहते हैं. सो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स ओवर 2/3 आर मेटल्स. तो मेटल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. अगर हम आयरन की बात करें तो वो इंडस्ट्री में काम आता है. अगर हम कॉपर की बात करें तो उससे बर्तन बनाए जाते हैं, उससे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं. अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो उससे ज्वेलरी बनाई जाती है. तो मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द properties of solids. Number one, all the metals are solids at room temperature. Matter can exist in solid, liquid, gas and कुछ और भी phases हैं like plasma etc. तो फिलहाल हम solid, liquid, gas की बात करें तो जो भी solids हैं, जो भी metals हैं, they are solids at room temperature. There is one exception and that is mercury. Mercury is liquid at room temperature. और एक और मेटल है गैलियम. देयर इज वन मोर मेटल दैट इज गैलियम. तो गैलियम तो वैसे सॉलिड है, बट अगर हॉट डे हुआ, अच्छा खासा टेम्परेचर हो, तो गैलियम भी लिक्विफाई हो जाता है. एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की ये है कि मेटल्स आर ओपैक, कि अगर उन पे हम लाइट इंसिडेंट करें तो वो उसमें से ट्रांसमिट नहीं होती है. दे डोंट ट्रांसमिट लाइट एंड दे आर ओपैक एंड दे हैव हाई ऑप्टिकल लस्टर. वो बहुत चमकीले होते हैं. जैसा कि आप इसमें कुछ मेटल्स देख रहे हैं डायग्राम में, ये फोटो में, इमेज में. तो ऑल द मेटल्स आर शाइनी. सो the metals are lustrous. This is another property of metals. One more property of metal is that metals are ductile. Ductile का मतलब ये है कि जो metals हैं they can tolerate high tensile stress. They can tolerate high tensile stress. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक चंक है मेटल का, तो इसको हम दोनों साइड्स पे खींच सकते हैं. सो वी कैन पुट दिस मेटल अंडर हाई टेंशन. इसको हम दोनों साइड से खींच सकते हैं. तो कॉन्सिक्वेंटली जो ये चंक है इसकी लेंथ इंक्रीज होगी,
बट एट द सेम टाइम जो उसके बाकी दो डायमेंशंस हैं, विड्थ एंड हाइट, वो कम होंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि we can draw metals into long wires. So this is the ductility property of metals के हम start तो यहाँ पे करते हैं कि metal अच्छा खासा मोटा होता है, इसको फिर हम पतला कर सकते हैं. So this is the property ductility. तो इसका फायदा ये है कि we can draw metals into very long and narrow wires. तो कॉपर इसमें यूज होता है. एज एन एग्जाम्पल, अगर हम 100 ग्राम सिल्वर लें तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इनटू ए थिन वायर ऑफ अबाउट 200 meters length. Another property of metals is that metals are malleable. Malleable का मतलब है कि जो metals है they can tolerate high compressive stress. अच्छा, अभी तक हमने जो बात की वो था टेंसाइल, कि हम किसी मेटल को खींचेंगे. तो हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टॉलरेट करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मेटल है इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो इस पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं. इसको हम कंप्रेस करेंगे ऑन बोथ साइड्स. तो कॉन्सिक्वेंटली दिस डायमेंशन अलोंग विच वी अप्लाई कंप्रेशन, तो यहाँ ये पतला होता जाएगा एंड जो इसका बाकी डायमेंशन है वो इंक्रीज होगा. सो दैट मीन्स दिस वे वी कैन ड्रॉ ए चंक ऑफ मेटल इनटू ए थिन बट ए लार्ज शीट. उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है काफी इंक्रीज होगी, लेकिन जो ये तीसरा डायमेंशन है अलोंग विच वी कंप्रेस इट, तो ये डायमेंशन डिक्रीज होता जाएगा. तो वी कैन हैमर a chunk of metal and we can draw it into a plain and thin sheet. तो इसका फायदा ये है कि we can draw अगर हम एक शुगर क्यूब साइज्ड चंक ऑफ गोल्ड लें तो इस पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करें, तो इसको हम इतना बड़ा थिन शीट बना सकते हैं that it can cover a whole football field. Another property is that metals have got great physical strength. सारे के सारे metals hard हैं, exception सिर्फ सोडियम और पोटेशियम है कि सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से आराम से काट सकते हैं. बाकी जो भी metals हैं they are very hard, तो उनको बेंड करना, उनको काटना, उनको ड्रिल करना, they are very difficult. एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की ये है कि दे हैव गॉट हाई डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स. अगर हम एक मटेरियल लें वाटर, तो वाटर की डेंसिटी है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है ml. अगर हम वाटर का 1 ml लें तो उसमें वाटर का 1 ग्राम आएगा. पत्थर जो हमें काफी भारी लगता है, स्टोन, उसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें विद सम मेटल्स, फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर देम विद कॉपर, तो कॉपर की डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और अगर हम गोल्ड की डेंसिटी भी उसकी भी बात करें, देन गोल्ड हैज डेंसिटी 19.3 ग्राम per cubic centimeter, and the densest element is osmium, which has got 22.6 gram per cubic centimeter density, and osmium is also a metal. So metals have got relatively high density. Metals have got high melting and boiling point. The highest melting point corresponds to tungsten, which has got some 3442 degrees Celsius as melting point. So obviously boiling point to usse bhi kahin zyada hoga. So metals have got high melting and boiling points as compared to other elements.
ऑल द मेटल्स ओबे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर हम इसकी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म देखें यानी कि ऑन ऑर्डिनरी लेवल, तो it means current is directly proportional to voltage applied across a conductor. लेकिन अगर इसकी हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखें, if we talk about the microscopic level पे हम जाएं, then we say that electric current density is directly proportional to electric field. तो इस proportionality को हम equality में convert करते हैं, तो we can write that electric current density equals electric field. तो यहाँ पे हम एक proportionality constant introduce करते हैं, and that proportionality constant is called electrical conductivity. Electrical conductivity. So this is the microscopic form of Ohm's law, and all the metals obey this microscopic form of Ohm's law, as well as the macroscopic. Metals have got high thermal conductivity. So metals are good conductors of heat, and they have also got high electrical conductivity. So they are good conductors of electricity. The two best conductors of electricity, एक तो है सिल्वर और दूसरा है कॉपर। चूंकि सिल्वर काफी महंगा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो हम वायर्स यूज करना चाहें, तो वो हम सिल्वर की नहीं बल्कि कॉपर की यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर इज रिलेटिवली चीप एज कंपेयर्ड टू सिल्वर। Metals have got positive temperature coefficient of resistivity. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि जो मेटल्स की रेजिस्टिविटी है, that is the property of metals to oppose the flow of current, that also increases. तो इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें विद इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव है सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का, कि वहां पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, बट फॉर मेटल्स the resistivity increases with temperature. At room temperature, the resistivity is directly proportional to the absolute temperature, and at very low temperatures, resistivity of metals is proportional to fifth power of the temperature. That's another property. Another property is Wiedemann-Franz law. This was established by Wiedemann and Franz in 1854, और देखा ये गया कि अगर हम एक मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखें टू द कंडक्शन ऑफ हीट, दैट इज denoted by K, the thermal conductivity, और उसका हम रेशो लें with the electronic contribution to the flow of current, that is electrical conductivity, और इनका हम रेशो लें और जो टेम्परेचर है वो हम कांस्टेंट रखें. So keeping temperature constant, we take ratio of electronic contribution to the electrical conductivity and electric contribution to the flow of electric current. So this is a constant for all the metals. So this was discovered by Wiedemann-Franz in 1854. In 1872 Lorentz जो है वो इसको over extend करता है. He states that the ratio K by sigma, the ratio of electronic contribution to the thermal conduction to electronic contribution to the electric conduction is directly proportional to temperature. तो इस proportionality को equality में convert किया जाता है, तो वहां पर हम एक proportionality constant introduce करते हैं L. This L is called Lorentz number.
लॉरेंज नंबर। तो इस T टेम्परेचर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लें तो वी गेट दिस रेशो, थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और डिनोमिनेटर में है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दिस रेशो बिकम्स इक्वल टू लॉरेंज नंबर, और the theoretical value of Lorentz number is 2.44 into 10 raised to power minus 8 watt ohm per Kelvin square. And this equation is obeyed by metals at ordinary temperatures, neither at very high temperatures nor at very low temperatures. So these were few properties of solids. तो इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रूड केम अप विद अ मॉडल इन 1900, और 1909 में लॉरेंज ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की। Hence, this model is called Drude Lorentz model or Drude Lorentz theory. It is also called classical free electron theory. क्लासिकल इसलिए क्योंकि इसमें क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नाम इसलिए है बिकॉज इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ट्रीटेड एज फ्री और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर द assumptions. Number one assumption is metal crystal consists of immobile positive metal ions. तो इसमें जो ये metal ions हैं positive, they are immobile, they cannot move, they are fixed in the crystal lattice, whose valence free electrons are free to move between ions as if they constitute an electron gas. तो जिस तरह हमने रिसेंटली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी हमने पढ़ा इन द काइनेटिक थ्योरी, तो जिस तरह वहां पे गैस मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है कि दे मूव एज इफ दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस। अच्छा, ये जो फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं? इनको समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, सो दैट मीन्स के सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। ऑब्वियसली प्रोटॉन्स के साथ साथ 12 न्यूट्रॉन्स हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दोज न्यूट्रॉन्स। और इसी तरह दैट मीन्स के सोडियम के न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं उनमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, दूसरी शेल में 8, और जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो आखिरी शेल में होगा। तो ये जो पहली 2 शेल्स हैं इनको हम बोहर ऑर्बिट्स या बोहर शेल्स कहते हैं। दे आर कंप्लीटली फिल्ड बोहर शेल्स, और वी कॉल देम बोहर ऑर्बिट्स। ये वाले पहले में 2, दूसरे में 8, और ये इनर कोर बनाते हैं सोडियम का। लेट अस टेक सोडियम इन द फॉर्म ऑफ गैस। सो दोज सोडियम एटम्स आर वेरी at a very large distance from each other, they are not interacting. तो हर कोई सोडियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, और जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचता है दिस वन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहां पे हम एक टर्म भी डिफाइन करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी जिसको हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन द लास्ट अनफिल्ड शेल, so that is 1. The valency of sodium is 1. इसी तरह जो नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स जो हैं उनकी वैलेंसी भी 1 ही है, यूनिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर शेल में होता है, और इस पर न्यूक्लियस की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है, बिकॉज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट्स शील्डेड बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी जहां तक एक
एटम गैसियस फॉर्म में हो तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ ही बंधा रहता है। नाउ इमेजिन कि हम इस सोडियम को सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज करना चाहें, सो वी डिक्रीज द टेम्परेचर, वी ब्रिंग दोज सोडियम एटम्स क्लोज टुगेदर। तो होता क्या है कि जब ये सोडियम एटम्स नजदीक नजदीक आते हैं गैसियस फॉर्म में, जब एक सोडियम एटॉमिक फॉर्म में हो तो द एटॉमिक रेडियस इज 1.9 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जब यही सोडियम सॉलिड फॉर्म में हो तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज 3.7 एंगस्ट्रॉम। तो जब यही सोडियम एटम्स नजदीक नजदीक आते हैं तो जो वैलेंस शेल्स हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वैलेंस शेल से दूसरे की वैलेंस शेल में जा सकता है, दूसरे की वैलेंस शेल से तीसरे की वैलेंस शेल में जा सकता है, तीसरे की वैलेंस शेल से चौथे की वैलेंस शेल में जा सकता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज वेरी मच एबल टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द होल मेटल क्रिस्टल लैटिस। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इन द सेंस not in the sense that it is free to leave the metal, no, it is very much bound. Free in the sense that it is free to move throughout the whole metal crystal. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बिकॉज जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं these free electrons move in a particular direction, thus giving rise to the conduction of current. That's why those free electrons are also called conduction electrons. तो basically ये free electrons क्या होते हैं, ये valence electrons होते हैं। तो पहली assumption ड्रूड लॉरेंट्ज मॉडल की ये है कि एक मेटल में इमोबाइल पॉजिटिव मेटल आयन्स या कर्नल्स होते हैं विच फॉर्म द इनर कोर दिस मच, एक न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, बिकॉज अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है +11e, और जो इसके अराउंड ये कोर शेल्स हैं इनका चार्ज है -10e, बिकॉज देयर आर ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो +11e -10e हमें टोटल में चार्ज बचता है +1e। सो दिस इज द चार्ज हियर कर्नल का। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में था वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के अब वो एक एटम के साथ लोकलाइज्ड नहीं बल्कि अब वो डिलोकलाइज्ड हो जाता है। नाउ इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एटम ऑफ द मेटल बट इट बिलोंग्स टू द होल क्रिस्टल, होल असेंबली सॉलिड में। In metals there is large number of free electrons moving freely in all possible directions. अच्छा, अगर इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गैस के साथ कंपेयर करें तो एक दो फर्क तो है। जो गैस है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है इट इज चार्ज्ड, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरी फर्क जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गैस में है वो ये है कि वो डिफरेंस है कंसंट्रेशन की। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन है 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर हम गैस के साथ कंपेयर करें, द गैस की जो नंबर डेंसिटी है दैट इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दिस, दैट इज 10⁻25 per cubic meter only. So the density is large. So this assumption is not 100% true कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी वैसे ही गैस माने जिस तरह हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉडल में मानते हैं।
How can we calculate the free electron density? The number of free electrons per unit volume. Supposing हमारे पास एक metal है और उसकी density rho है, which we can easily calculate. इसी तरह molar mass denoted by capital M, that is mass of 1 mole of the metal. इसी तरह valence shell में कितने electrons हैं, valency denoted by Z. Free electron density N, तो इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे because this is what we need, and Na it denotes the Avogadro's number, that is the number of atoms of the metal per mole. एक मोल में कितने atoms हैं. तो we suppose the all other things are given. We know density, we know molar mass, we know valency, and obviously Avogadro's number तो पता ही है, that is 6.022 into 10 raised to power 23. तो ये information अगर हमें पता हो किसी metal के बारे में, तो can we calculate the number density, the number of free electrons per unit volume? So let us start. N, small n, it denotes the free electron density. Number of free electrons per unit volume will be equal to the total number of free electrons अगर हम एक metal sample लें और उसी metal sample का volume कितना होगा, simply. So this is how we will start. Next हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में जो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी कितनी है. बिकॉज अगर एटम है उसकी वैलेंसी 1 है तो एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा टू द सॉलिड. अगर वैलेंसी 2 है तो पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होंगे. अगर वैलेंसी 3 है तो पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होंगे. सो द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी कि एटम्स कितने हैं और जो हमारा मेटल है इसकी वैलेंसी कितनी है. दिस विल बी आवर सेकेंड सेटअप. अच्छा, नेक्स्ट सेटअप. अच्छा, वैलेंसी जो है इसको हम स्मॉल z से डिनोट कर देंगे इन द नेक्स्ट सेटअप. नेक्स्ट सेटअप में हम न्यूमरेटर को भी मास मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मास मल्टीप्लाई करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मेटल सैंपल, इसको हमने डिवाइड किया मास यहां पे, और चूंकि फिर डिवीजन में वॉल्यूम था तो उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया मास ऑफ द मेटल सैंपल. तो बेसिकली ये यही है जो हमारे सेकंड सेटअप में जो था, इट इज द सेम. और मल्टीप्लाई वैलेंसी था तो उसको हमने z से डिनोट किया. ओके, तो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मेटल सैंपल है इसको हम डिवाइड करेंगे मोल, और जो डिनोमिनेटर में मास ऑफ द मेटल सैंपल है इसको भी हम डिवाइड करेंगे मोल. यानी कि ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मेटल पर मोल एंड व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल पर मोल. अच्छा, उसके बाद जो ये टर्म यहाँ पे बनी थी कि मास ऑफ द मेटल सैंपल और डिवाइड था वॉल्यूम ऑफ द मेटल सैंपल, इट इज सिंपली डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं. Now what is this total number of atoms in the metal sample per mole? Number of atoms per mole, that is Avogadro's number. तो यहाँ पे हमें Na मिलेगा, divide mass of the metal sample per mole, that is the molar mass, और उसके लिए हमें कैपिटल M मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन में है रो और है Z, and don't forget left hand side में है N. So this is the expression for number density, free electron number density. So if we know what is the density of a metal, what is the valency and what is the molar mass, we can easily calculate what is the free electron density. तो इस पर हम एक numerical problem करेंगे. तो let us do it. We will take the example of copper. Copper has density 8.9 into 10 raised to power 3 kilogram per cubic meter.
Its molar mass is 63.5 gram per mole. यहाँ पे क्यूब नहीं है, it is only -1. Here it is -1 per mole. तो ग्राम को हमने फिर किलोग्राम में लिखा तो 10⁻⁻3. वैलेंसी इसकी 1 है. नोबल मेटल्स की अक्सर जो वैलेंसी है वो 1 है. एंड एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू तो हमें पता है ही, तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन. सो लेट अस डू इट. तो n is equal to 6.022 into 10⁻23 into density, which is 8.9 into 10⁻3 into valency, that is 1, divided by m, which is molar mass, that is 63.5 into 10⁻⁻3. और चूंकि मैंने वैल्यूज सारे के सारे SI यूनिट्स में यूज किया है, तो मुझे n का वैल्यू भी SI यूनिट में ही मिलेगा, m⁻⁻3 यानी पर क्यूबिक मीटर. एंड n इज सिंपली a नंबर, तो और कोई यूनिट होगा नहीं. So let us check how we substituted the values correctly. एक तो हमने एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, so that is here. और हमने डेंसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, that is here. Valency, that is 1, और molar mass, that is in the denominator. So we are done. So let us use calculator. एक काम करेंगे कि जो नंबर्स हैं उनको अलग लिखेंगे और पावर्स ऑफ 10 जो है उनको अलग लिखेंगे. सो दिस इज 6.022 into 8.9 into multiple 1, that doesn't matter, और whole divided by 63.5 into powers of 10. देख लें, एक तो ये 10⁻23 है, उसको ये +3 और ऐड हो जाएगा, और जो ये डिनोमिनेटर में 10⁻⁻3 है, ये ऊपर जाके भी इसका पावर प्लस ही बनेगा, सो +3. सो दैट मीन्स पावर ऑफ 10 तो हमें फिलहाल मिला 23 +3 +3, सो दैट इज 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर. तो इसका वैल्यू हम देखेंगे 6.022 into 8.9 becomes 53. इसको हम डिवाइड 0.59 बनता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 63.5, तो हमें मिलता है 0.84. तो इसको अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 10 का पावर इसको देंगे, तो इट विल बिकम 8.44 into 10⁻⁻, चूंकि एक पावर हम उसको दे चुके हैं, so 10⁻28 per cubic meter. So that is how we get the density, the free electron density, that is the number of free electrons per unit volume in the case of copper. Another assumption is that the metal crystal is held together by the electrostatic forces of attraction between positively charged kernels, ions, and the negatively charged free electrons. अच्छा, between collisions एक इलेक्ट्रॉन की जो इंटरएक्शन है, उसका जो फोर्स है विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयन्स, इन दोनों चीजों को नेग्लेक्ट किया जाता है. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी तो उसको भी नेग्लेक्ट किया जाता है ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी में, और इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो दोनों को नेग्लेक्ट किया जाता है. तो इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये जो दो इंटरैक्शंस को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन को नेग्लेक्ट करना, इसका अलग नाम है, और इसकी अपनी एक व्हाट आई मीन टू से, इसका अपना एक असर है, अपनी एक इम्प्लीकेशन है. इसी तरह इलेक्ट्रॉन आयन इंटरैक्शन को जो हम नेग्लेक्ट करते हैं तो उसका भी अपना एक स्पेशल नाम है, और उसकी भी अपनी इम्प्लीकेशन है ऑन दिस थ्योरी. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन को नेग्लेक्ट करें
एक इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन, दैट इज द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको हम नेग्लेक्ट करें तो दिस इज कॉल्ड independent electron approximation. So this approximation is somewhat a good approximation, as it was shown by Landau in 1950s. लेकिन जो दूसरी अप्रोक्सीमेशन है कि हम इलेक्ट्रॉन और आयन की इंटरएक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करते हैं आयन्स, उस इंटरेक्शन को बिटवीन द कोलिजन्स जो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो दिस अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. तो इससे हमें फायदा ये मिलता है कि जब हम कहते हैं कि दो कोलिजन्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स एक्सर्ट ही नहीं होता, तो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन्स. तो इससे हमारा मैथमेटिक्स तो आसान हो जाता है, बट इट इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन. एंड this approximation, the free electron approximation, is mainly responsible for the failure of Drude Lorentz theory. Well, another approximation is that the potential field due to positive ions is completely uniform. यानी कि एक सॉलिड में जितने भी कर्नल्स हैं, जितने भी आयन्स हैं, वो मिलजुल के एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल बनाते हैं. 0 टू बी प्रिसाइज, 0. सिर्फ पोटेंशियल अगर है तो वो है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल वेयर इट इज इन्फिनिटी. सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लीव द मेटल, बट इट कैन वेरी इजीली मूव थ्रू आउट द मेटल, और इसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होती. अच्छा, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल को 0 माने, पोटेंशियल ड्यू टू आयन्स, सो पोटेंशियल इज 0, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज व्हिच इज -E into potential. Now since we have assumed the potential due to ions is 0, so the potential energy of electrons is also 0. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहें, which will have two contributions, one kinetic, another potential, and the potential energy is 0, so that means the energy of an electron is wholly and solely kinetic. So the energy of electron is entirely kinetic. और एक और assumption ये है the free electrons or the conduction electrons in the metals behave like gas molecules and they obey Maxwell-Boltzmann statistics. तो यहाँ पे एक सवाल रेज हो सकता है in your minds कि electrons तो fermions हैं. Electrons have got half odd integral spin. The spin of electrons is 1/2 h bar. And hence the electrons are fermions. So how come electrons obey Maxwell-Boltzmann statistics? So its answer lies here. Drude came up with this theory in 1900, और इसमें लॉरेंस ने कुछ मॉडिफिकेशंस की in 1909. तब तक सिर्फ एक ही स्टैटिस्टिक्स आई थी, एंड दैट वाज मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इट वाज डिराइव्ड इन अबाउट 1926. तो जब ड्रूड लॉरेंस थ्योरी आई तो तब तक देयर वाज ओनली वन नोन स्टैटिस्टिक्स, एंड दैट वाज मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. इसीलिए यही स्टैटिस्टिक्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई की गई. And free electrons are believed to obey the kinetic theory of gas. तो एक तो हमें ये पता है कि the energy of electrons is wholly and solely kinetic. So अगर हम electrons की energy को C से denote करें, obviously this C is given by the temperature, because हम electrons को behave मानते हैं as a free electron gas. So this speed is a random speed. तो अगर हम
इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहें, दैट विल बी 1/2m इनटू स्पीड का स्क्वायर, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और kinetic theory of gas gives expression for this कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, since it is behaving like a free particle, so it will be having 3 degrees of freedom, and with every degree of freedom we have got energy associated 1/2 kT. So this is the expression for kinetic energy of an electron. In metals, the electrons move randomly and they collide with either positive ions or with other free electrons. And all the collisions are elastic, so that means कि कोई energy का loss नहीं होता है। अच्छा, अब जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा? When we apply an external electric field, जो free electrons हैं उन पे एक force exert होगा, and that force will be equal to their charge, so minus E times the electric field. So that means कि अगर electric field is directed to the left as shown in the figure, the force will be directed opposite, so that means the force will be towards right. So consequently एक तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक मोशन है, अपनी एक स्पीड है, वो स्पीड है c, and that c is because of the temperature, that is because of the thermal agitation. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक और वेलोसिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, and that velocity is in the direction of force, या हम कहेंगे it is opposite to the direction of applied electric field. अच्छा, जो ये c है इसका magnitude is around 10⁻⁶ meter per second, but इस स्पीड का कोई फायदा नहीं है so far as the conduction of electric current is concerned, because this speed, this motion is wholly and solely random. तो ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें, आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स इट विल बी 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, दैट इज सम 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर का भी 100th part. But this speed is significant because it is in a particular direction, it is opposite to the direction of applied field, and it makes bulk or mass movement of electrons in a particular direction, and that gives rise to the conduction of electric current. तो जब हम एक external electric field apply करते हैं, उसकी वजह से free electrons पे एक force apply होता है in a particular direction that makes electrons move in that particular direction, और electric current flow होती है। तो जो additional velocity electrons को मिलती है because of the application of applied electric field, तो उसको हम drift velocity कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ terms हम define करेंगे। मीन कोलिजन टाइम, जिसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन तो कोलिजन खाता ही रहता है मेटल में, तो बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन को कितना मौका मिलता है रिलैक्स करने का, द ड्यूरेशन, द टाइम elapsed between 2 successive collisions is called mean collision time, टॉ। और बाद में जब एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू देखा गया तो इट इज अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड। तो it is also defined as the time taken for the drift velocity of an electron to decay 1/8 times of its initial value. हमारे पास इक्वेशन ये है, this is the drift velocity initial value, and this is the drift velocity
after time t, तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इनिशियल वैल्यू के बराबर रखें, सो दैट मीन्स अगर हम इसको भी वी डी ऑफ 0 के बराबर रखें, तो दैट मीन्स उस वक्त हम देखेंगे टी का क्या वैल्यू आएगा। या इस तरह आप करें कि आप इसमें टी और टाउ का वैल्यू बराबर रखें, तो आपको वी डी ऑफ टी मिलेगा 1/e वी डी ऑफ 0। सो दैट मीन्स कि जब रिलैक्सेशन टाइम या मीन कोलिजन टाइम के बराबर हम ये टाइम रखते हैं, तो इट गिव्स अस 1/eth वैल्यू ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, एक और टर्म जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, दैट इज द मीन फ्री पाथ। के ऑन द एवरेज दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वी कॉल दैट मीन फ्री पाथ, and that mean free path is denoted with lambda. Now obviously since distance equals speed into time, तो यहाँ पे we will write this simple equation that distance equals speed into time। तो डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करता है दो कोलिजन्स के दरमियान, दैट इज लैम्डा। इसकी जो स्पीड होती है दैट इज इट इज थर्मल स्पीड c इनटू दो कोलिजन्स के दरमियान जो ये टाइम इलैप्स करता है, दैट इज द मीन कोलिजन टाइम टॉप। सो दिस इज द इक्वेशन रिलेटिंग मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन टाइम। Now let us see what was the success of Drude and Lorentz theory. Number one, it proved the validity of Ohm's law. Ohm's law को इसने अच्छे से, जो Ohm's law वो एक experimental observation है, तो उसको एक अच्छी खासी theoretical explanation हमें मिली Drude Lorentz theory में, because simply जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेसिव एनर्जी मिलती है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द आयन्स बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स, और आयन्स जो हैं वो विगोरसली ऑसिलेट करने लगते हैं, एंड दैट गिव्स राइज टू रेजिस्टिविटी, दैट गिव्स राइज टू द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द मेटल। So Drude Lorentz theory explains Ohm's law. इसी तरह it correctly predicted the resistivity of various metals at room temperature only. इसी तरह this theory explains the high luster and complete opacity of metals. So I say कि जब एक metal पे हम electromagnetic radiations या light radiations डालते हैं, तो since this contains electromagnetic field which are continuously oscillating, तो इलेक्ट्रॉन में, ये मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, and they start oscillating as per the electromagnetic field, and the electrons go from ground state to excited state. So let this be the ground state and let this be the excited state. लेकिन so the electrons, the free electrons go from ground state to excited state, they absorb energy and they start oscillating. But since the lifetime is very small, electron cannot remain in excited state forever, so it jumps down back to ground state. But during this de-excitation, जो ये excited state से ground state में वापस आता है, तो जो ये एक्सेस एनर्जी है इट गिव्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो उसकी वजह से हमें जो ये मेटल है बड़ा चमकीला मिलता है, बड़ा शाइनी लगता है। एंड दैट इज आल्सो रीजन कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम डालते हैं दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ट्रांसफर कुछ भी नहीं होता, ट्रांसमिट यहाँ कुछ भी रेडिएशन नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई द मेटल इज ऑल कंप्लीटली ओपेक।
इसी तरह metals जो हैं, they are good conductors of electricity, they are good conductors of heat. That was also successfully explained by Drude Lorentz theory, because of the availability of large number of free electrons जो current और heat को एक जगह से दूसरी जगह easily ले जा सकते हैं. It also explains Wiedemann-Franz law, that is the ratio of electronic contribution to thermal conductivity to electronic contribution to electrical conductivity, and then denominator में temperature भी है. This is a constant जिसको हम कहते हैं Lorentz number, and it is a constant for all metals, and its value is 2.44 into 10 raised to power minus 8 watt ohm per Kelvin square. So the Drude Lorentz theory explains Wiedemann-Franz law, but only at ordinary temperatures. अभी हम देखेंगे when we will talk about failure of Drude Lorentz theory, तब हम देखेंगे कि that this ratio does not remain constant, it changes. Now let us go to the drawbacks. It fails to explain the temperature dependence of electrical conductivity. We have got electrical conductivity as it is inversely proportional to square root of temperature. Why? There is no explanation in the Drude Lorentz theory. As per this Drude Lorentz theory, अगर हम electric field apply करें, the current density should increase linearly with time, and consequently current should also increase linearly with time. लेकिन हम देखते हैं कि current density हो या current हो, that attains a constant value, that does not increase. इसी तरह sigma is directly proportional to n. That means the electrical conductivity is directly proportional to the free electron density, which is true. It is experimentally proven fact. लेकिन इसकी भी कोई theoretical explanation हमें नहीं मिलती है Drude Lorentz theory में. It couldn't explain specific heat of conduction electrons. Supposing we take 1 mole of a solid of monovalent atoms, यानी कि हर एक एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही donate या contribute करता है to the lattice. So that means in total there are Na free electrons, right? और हर free electron के साथ जो associate energy है, that is 3/2 kT according to the kinetic theory of gas. So that means this is the total energy associated with 1 mole of the solid, because this is the energy of 1 mole of electrons, and this will be equal to 3/2. मैं इन दो constants को इकट्ठे लिखना चाहूं, so it will be Na into Kb into temperature. Now the product is well known to be equal to the universal gas constant. So this equals 3/2 RT. So this is the total energy of 1 mole of electrons. अच्छा, अगर हम यहाँ से specific heat of electrons देखना चाहें, so that means simply we have to differentiate this energy with respect to temperature. So dE/dt. तो जब हम इसको differentiate करेंगे, we will get rid of this temperature. तो we get value 3/2 R. और जब हम इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, which is 8.314 SI यूनिट्स में, तो हमें इसका जो वैल्यू है वो मिलता है 12.46 जूल पर मोल पर केल्विन. लेकिन जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, दैट इज इवन लेस देन 100 टाइम्स that the experimental value is equal to less than 1/100 value of this 12.46.
So Drude Lorentz theory badly fails to explain the specific heat of conduction electrons. इसके अलावा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कि हाउ दे आर ससेप्टेबल टू पैरामैग्नेटिज्म, तो दैट्स नॉट एक्सप्लेन्ड. इसी तरह इट कुड नॉट एक्सप्लेन वैडम एंड फ्रेनज लॉ एट लो टेम्परेचर्स, बिकॉज हम देखते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर्स दिस द रेशो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट इट डिक्रीजेस as temperature decreases at low temperatures. So this ratio does not remain constant at low temperatures. इसी तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है. These things were not explained by Drude Lorentz theory. इसी तरह according to Drude Lorentz theory, the free electrons are surrounded by a large number of the positive ions or kernels in a metal, जिनके साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन खाते रहते हैं. So that means कि दो कोलिजन के दरमियान ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा दो, यहाँ पे मैं मानूं एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे मानूं मैं एक और पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे मानूं मैं एक और पॉजिटिव आयन है, तो इसी तरह यहाँ पर भी है इन 3 डायमेंशनल स्पेस. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करता है इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं तो कोलिजन खाएगा. सो एट मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी, एट मैक्सिमम दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, दैट शुड बी 2 एटॉमिक स्पेसिंग, 3 एटॉमिक स्पेसिंग, 4 एटॉमिक स्पेसिंग. यानी 2 एटम्स, 3 एटम्स, 4 एटम्स क्रॉस करने के बाद किसी ना किसी आयन के साथ तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन खाना ही चाहिए. So mean free path should be some 2, 3, 4, 5 atomic spacing. लेकिन हम in reality देखते हैं कि mean free path is about 10 raised to power 8 atomic spacing. कोई मैच ही नहीं है इनके दरमियान, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी के दरमियान कोई मैच ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. So Drude Lorentz theory fails badly to explain why we have got longer mean free paths at low temperatures. It also couldn't explain the properties of solids which are determined by their internal structure, because it wholly and solely deals with the free electrons. And it also fails to explain कि कुछ materials conductors क्यों हैं और कुछ insulators.